नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। संसद का सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एजेंडा अभी तक धूम मचा रहा है। हंगामा किए हुए राजनीतिक हंगामा चल रहा है, देश भर में चर्चा चल रही है और कांग्रेस के नेता अलग-अलग जगहों पर देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तो जी राम जी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बातचीत चल रही है। बहुत सारे हलकों में ये चर्चा है कि राहुल गांधी का जो एजेंडा है, खासतौर से लोकसभा में जिस तरह से उन्होंने हमारे फॉर्मर जनरल नरवणे की किताब को लेकर जो पूरा इशू उठाया, मुद्दा बनाया और सरकार जो है उस पर ये दबाव बनाती रही कि इस पर चर्चा नहीं की जा सकती क्योंकि ये पब्लिश्ड बुक नहीं है। वहां पर वो मुद्दा कहां तक पहुंचा और उसके बाद दूसरा एक बड़ा मुद्दा हुआ यूएस ट्रंप डील को लेकर, टैरिफ डील को लेकर। उस पर भी राहुल गांधी आक्रामक रहे। तो ये जो उनकी आक्रामक शैली है, उससे कांग्रेस को कितना फायदा हो रहा है, क्या सरकार दबाव में है, क्या कांग्रेस संगठन जो है वो मजबूत काम कर रहा है या फिर जो चुनावी राज्य हैं उन पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे राहुल गांधी, इस सब पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस को बहुत बारीकी से, बहुत गंभीरता से, कदम दर कदम, ईंट दर ईंट समझने वाले हमारे मित्र आदेश रावल से। आदेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। खबरें, सुर्खियां, सरगर्मियां तो बहुत है राहुल जी की। आप कैसे इसको देखते हैं, कैसे इसका समझ पा रहे हैं कि राहुल जी का ये जो पूरा एक्सरसाइज थी नरवणे को लेकर, टैरिफ डील को लेकर, क्या उसका कोई फायदा कांग्रेस को होगा? नहीं देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ विजय जी कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के पास कुछ खोने के लिए नहीं है। तीसरा टर्म है जो मोदी जी के पास है लोकसभा का लगातार, और कांग्रेस पार्टी तीसरे टर्म में 99 सीट्स पे पहुंच पाई। तो मुझे लगता है कि जितना पार्टी संघर्ष करेगी संसद से लेकर और सड़क तक, गांव से लेकर शहर तक, उतना उनको फायदा ही होगा। अगर एक वोट भी जोड़ते हैं तो वो भी फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं होगा इसका। दूसरा, मैं इसकी शुरुआत करता हूँ एप्स्टीन फाइल्स से। एप्स्टीन फाइल्स में क्या हुआ, जिस दिन पहले दिन इस बात का ज़िक्र आया कि उसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी है, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे प्रदेश अध्यक्षों को, सारे जनरल सेक्रेटरीज़ को, सारे सीएलपी के नेताओं को, यानी पूरी लीडरशिप को और सारे वॉलंटियर्स को, मैं देख रहा था पहली बार ऐसा बदलाव कि कांग्रेस पार्टी अटैकिंग मोड में आई और सबको इत्तला किया गया कि नहीं भैया, आप इस विषय को उठाइए। बड़ा मुद्दा कांग्रेस हो गया। कभी ऐस कांग्रेस कभी ऐसा स्ट्रीमलाइन कैंपेन नहीं चला पाती थी। मैं हमेशा ये बात को कहता था कि जिस तरीके से बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी एक लाइन बोलते हैं और उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स, बीजेपी के अध्यक्ष, उनके मुख्यमंत्री और उनके जिले तक के लोग जो है उस लाइन को गाँव-गाँव में पहुँचाते हैं और अपने सोशल मीडिया हैंडल से या अपने बयान से या अखबार से या टीवी से, जो भी जितने भी कम्युनिकेशन के माध्यम, सबका इस्तेमाल होता है। तो कांग्रेस पार्टी ये नहीं कर पाती थी। मैं हमेशा इस बात को कहता था, आप लोग इतना स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं कर सकते जैसे बीजेपी कर सकती है। तो इस बार जब एप्स्टीन का मामला आया तो कांग्रेस पार्टी मुझे ये करती हुई दिखाई दी, पहली बार। और दूसरा, कांग्रेस बेसिकली एक परसेप्शन की लड़ाई लड़ रही है प्रधानमंत्री मोदी के सामने और बीजेपी के सामने। अब लेकिन वो जुड़ी कोई वो मामला सिरे तो नहीं चढ़ा मोदी को लेकर, कौन-सा। छोड़िए, बल्कि पुरी साहब को एप्स्टीन फाइल को लेकर हरदीप पुरी तक भी वो कांग्रेस के, आपको लगता है कि उस मामले को सिरे चढ़ा पाई है? देखिए, हरदीप पुरी के मामले में कांग्रेस ने काफ़ी अग्रेसिव कैंपेन किया और मैं ये कहूँगा कि अगर हरदीप पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और एक्सेप्ट नहीं करते तो शायद ये बात ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँचती। वो हम लोगों के बीच में ही, आपके और हमारे बीच में ही दब जाती। लेकिन जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, हाँ, मैं था, उनसे मिला था और टीवी के माध्यम से, अखबारों, मेनस्ट्रीम मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से वो बात गाँव-गाँव तक पहुँच गई। तो हरदीप पुरी वाले मैटर में मैं ज़रूर कहूँगा कि बात जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी वहाँ तक पहुँची, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अंजन अंबानी या फिर दिया कुमारी के बेटे का जो मसला था, वो उस तरीके से वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। दूसरा, एप्स्टीन फाइल्स की जो रिकॉर्ड है उसमें ज़्यादा जो रिकॉर्ड है वो हरदीप पुरी को लेके है। उनकी चर्चाओं को लेके या उनकी उनकी मेल्स में जो ज़िक्र है, तो उसमें मेल्स को उसमें ज़्यादा, उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा मटेरियल है, अगर हम बाकी लोगों से कंपेयर करें तो। चाहे वो अनिल अंबानी ही हों, चाहे वो दिया कुमारी के बेटे हों, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हों। तो उस लिहाज से कैंपेन सक्सेसफुल रहा है अगेंस्ट हरदीप पुरी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की थी जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, हरदीप पुरी खुद एक्सेप्ट कर लें तो मामला दब जाएगा, लेकिन वो उल्टा पड़ गया। उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया और वो बात दबी भी नहीं और उसके बाद एक बड़ा भयंकर कैंपेन चला और अभी भी उसमें हर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। तो
अब मैं मैं आपसे बात कर रहा था कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी परसेप्शन की लड़ाई लड़ रही है बीजेपी के सामने। अब देखिए, जब जब फॉर्मर आर्मी चीफ नरवणे जी की किताब का ज़िक्र पार्लियामेंट में हुआ, तो राहुल गांधी ने उसकी शुरुआत इस बात से करी कि आप लोग कहते हो कि हम राष्ट्रभक्त नहीं हैं और आप लोग जो है वो भारत माता का अपमान करते हैं। तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरीके से आपके ऊपर राष्ट्रवादी ना होने का एक तमगा जो है वो आपकी छाती पे लगा दिया गया है। ठीक है? वो आपको चिपका दिया गया है। तो उन्होंने उसकी शुरुआत उसी चीज़ से करी कि हम लोग राष्ट्रभक्त हैं या नहीं है, वो उसका फैसला बाद में करिएगा, देश बाद में करेगा। लेकिन नरवणे की किताब में जो लिखा हुआ है, उससे ये साबित होता है कि बीजेपी के अंदर राष्ट्रभक्ति जो है वो सिर्फ़ दिखावे की है, वो जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। फिर उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया और वो उसी बात पे टिके रहे। 40 मिनट तक नरवणे की किताब के ऊपर संसद के अंदर आपने देखा, मैंने देखा, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से वो उस बात को कोट करना चाहते थे, मैगज़ीन के हवाले से, किताब के हवाले से या बिना किसी का नाम लिए, हर तरीके से कोशिश हुई, लेकिन वो बात सरकार ने संसद के अंदर नहीं होने दी, जो बाद में राहुल गांधी ने संसद परिसर में जाके वो बाइट दे दी। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्योंकि नरवणे का विषय भी मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब था, चर्चा उसमें ज़्यादा हो नहीं पाई और फिर वो किताब लेके आए संसद के अंदर, फिर वो किताब दिखाई, फिर अलग बहस हुई कि किताब रिलीज़ हुई है, नहीं हुई है, वो अलग मसले हैं। वो अलग ये इशू है, ये लेकिन क्या वो जमीन तक पहुंचा है नरवणे का इशू? आपको लगता है कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने भले ही पार्लियामेंट में उसको एक मजबूत तरीके से उठाया, मैं ये समझता हूँ, भले ही वो पब्लिश अनपब्लिश, तो मैं उस इशू पर नहीं जाना चाहता। हुँ। संसद से वो मुद्दा जहां उठा, क्या सड़क पर उसी ताकत के साथ पहुंचाया कांग्रेस ने? नहीं, मुझे लगता है कि नरवणे का मुद्दा गाँव का या सड़क का मुद्दा नहीं है बेसिकली। बेसिकली वो एक परसेप्शन का मुद्दा है। वो एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पे आपको वोट नहीं मिल सकते। वो एक ऐसा मुद्दा है कि जो आप ये साबित कर सकते हैं कि देखिए, इनकी जो राष्ट्रभक्ति है वो झूठी है और राहुल गांधी वही कर रहे थे उसमें। वो ये दिखाना चाहते थे कि जिस तरीके से हाँ जी। राष्ट्रभक्ति को लेकर ही बीजेपी, ये तो बड़ा मुद्दा बन सकता था, बीजेपी राष्ट्रभक्ति पर ही राहुल पर सवाल उठाती है हमेशा। तो जब ऐसी जगह पर वो पहुंच गई है या राहुल गांधी जी को ऐसा मुद्दा मिल गया, तो उसको बड़ा इशू बनाते कि भाई ये स्यूडो नेशनलिज्म है। देखिए क्या है ना विजय जी, कांग्रेस और बीजेपी में बहुत अंतर है इस बात को लेके। अगर यही विषय बीजेपी को मिल गया होता तो शायद वो इसमें मुझे मुझे लगता है कि गांव-गांव तक प्रोटेस्ट कर देते। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या है, अभी संगठन के अभाव से जूझ रही है। ये साल उन्होंने 25 और 26 का साल दिया था संगठन सर्जन को, जिसमें उनके पूरे देश में जिला अध्यक्ष बन रहे हैं। और क्या है, इनका जो संगठन है वो स्ट्रीमलाइन नहीं है कि आपने एक नेता ने एक बात बोली और वो उसको सब करते चले गए। वो स्ट्रीमलाइन नहीं है, तो उसमें अभी समय लगेगा। तो लेकिन उस ये सब ना होने के बावजूद भी इन लोगों ने कोशिश की है, लेकिन इनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है गाँव-गाँव में या शहर में या जिलों में जो भी धरने हो रहे हैं, वो जी राम जी को लेके हो रहे हैं, मनरेगा को लेके हो रहे हैं। जी राम जी वो को वो लेकर। वो नरवणे को लेके नहीं हो रहे हैं, वो एप्स्टीन फाइल्स को लेके नहीं हो रहे हैं। वो लड़ाई राहुल गांधी अपने एंड पे लड़ रहे हैं। अपने जितने भी उनके कम्युनिकेशन के माध्यम है उस तरीके से या अपना स्टेटमेंट देते हैं या संसद में बोलते हैं या संसद परिसर में बोलते हैं। वो वो लड़ाई परसेप्शन की है और ये जो जी राम जी की लड़ाई है मुझे लगता है कि ये इनके ज़रिए देखिए जो गाँव का जो मज़दूर है जिसको मनरेगा से फ़ायदा होता था उसमें लगभग जो 80% जातियाँ हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी और ट्राइबल की हैं, ठीक है? और ये एक बड़ा तबका है जो कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आता रहा है और कुछ हिस्सा इसका इस बार भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पड़ा। चाहे वो संविधान के मुद्दे पे आया, वो कास्ट सेंसस के मुद्दे पे आया, वो आया। तो जी राम जी को या मनरेगा को मैं कहूँगा कि इनको लगता है कि ये एक बड़ा विषय है जो जिसके बेनिफिशियरी हर गाँव में हैं और उन लोगों को अगर नुकसान होगा तो उसका फ़ायदा पार्टी को मिल सकता है और जातिगत लिहाज से भी वो समीकरण जो है वो ठीक बैठते हैं। तो उस इस तरीके से जी राम जी का विषय ये गाँव-गाँव तक लेके जा रहे हैं। लेकिन नरवणे का और एप्स्टीन का जो विषय है वो राहुल गांधी अपने लेवल पे अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए से उसको परसेप्शन में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो जी राम जी का मुद्दा है मनरेगा का, जिसमें सरकार ने तो कहा कि 125 दिनों का बढ़ा दिया, 100 से 125 दिन कर दिया है, और जो स्टेट नेशनल सेंटर का शेयर है वो तो कोई लोगों का इशू नहीं है। क्या कांग्रेस, मैं इस बात को समझना चाहता हूँ कि जो इशू बना रहे हैं वो ठीक है, लेकिन क्या कांग्रेस इस बात को समझाने में कामयाब हो पा रही है गांवों में कि भाई मनरेगा से में जो बदलाव किए गए उससे आपका नुकसान हो?
नहीं ये तो जब जनता का नुकसान होगा उनको तब समझ में आएगा कि देखिए आपने इससे पहले इस कानून में 100 दिन की गारंटी थी। सरकार ने कहा कि हम 125 दिन की गारंटी आपको देते हैं कि आपको रोज़गार मिलेगा। लेकिन जो 100 दिन की गारंटी थी वो 100 दिन भी उनको पूरा नहीं मिल पाता था, ठीक है? और उसमें उसमें जो वेज रेट थे उसमें सरकार केंद्र सरकार का पैसा जाता था लगभग 90% अब उस रेशियो को घटा के इन्होंने शायद 60-40 कर दिया अगर मैं सही हूँ तो। तो वो तो ठीक ऐसे है। में नहीं, मैं उस बात पे आ रहा हूँ। तो ऐसे में ये जो स्टेट गवर्नमेंट पे बर्डन गया है, इससे क्या होगा, यहाँ ये पैसा उन लोगों तक बेनिफिशियरीज़ तक जो मनरेगा में काम करते हैं, उन तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो इसका नफ़ा-नुकसान बाद में समझ में आएगा। कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि हाँ, हम किस तरीके से लोगों के बीच में जाएँ और उन्हें बताएँ कि आपका जो मनरेगा का पैसा है, वो अब आप तक नहीं पहुँच पाएगा। 100 दिन भी आपको पहले नहीं मिल पाता था, 125 आपको कहाँ से मिलेगा? तो अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि ये इनकी एक कोशिश है और इनकी कोशिशें ज़्यादातर मैंने नाकाम होती देखी हैं। लेकिन इस बार मैं ये कहूँगा कि एक स्ट्रीमलाइन करके इन्होंने कोशिश करी है कि ऊपर से लेकर नीचे तक जाएँ। यानी अगर आप दिल्ली में हैं, तो आप स्टेट प्रेज़िडेंट के पास जा रहे हैं, फिर आप बड़े शहरों में जा रहे हैं, फिर आप छोटे शहरों में जा रहे हैं, फिर आप कस्बों में जा रहे हैं। तो इस बार एक बेहतर कोशिश हो रही है और उसमें सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें अकाउंटेबिलिटी भी है इस बार। पूछा जा रहा है कि आपके यहाँ ये हुआ है, नहीं हुआ है, जो अक्सर कांग्रेस पार्टी में नहीं होती। मैं आपके शो में कई बार इस बात का ज़िक्र कर चुका हूँ। तो बेहतर बात ये है कि जवाबदेही है इस बार, खासकर मनरेगा के इस प्रोटेस्ट में। तो अब जो एक और बड़ा मुद्दा राहुल जी ने उठाया, पार्लियामेंट में उठाया, टैरिफ डील को लेकर, टैरिफ को लेकर, यूएस टैरिफ को जी, लेकर। हुँ, और उसमें एक मुद्दा ये भी उठाया कि भाई किसानों का नुकसान हो रहा है, खासतौर से सोया ऑयल को लेकर देख लें या मक्का को लेकर देख लें या टेक्सटाइल को लेकर, उन्होंने कॉटन को लेकर भी बड़ा इशू उठाया। ये तो बड़ा इशू है, जमीन से जुड़ा हुँ। भी है, किसानों से भी जुड़ा हुआ है, कांग्रेस के लिए हो सकता है ये भी मुद्दा पहुंच रहा है, या नहीं राहुल ये गांधी विषय अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं? सॉरी? राहुल गांधी अकेले ही तो नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, वो तो हमेशा से ही मुझे लगता है अकेले लड़ते हैं। आपको याद होगा जब 2019 में राफ़ेल का मुद्दा था, तो राहुल गांधी अकेले ही राफ़ेल की बात कर रहे, किसी और ने बात ही नहीं करी थी। और हाँ, जब उन्होंने 19 के लोकसभा चुनाव के हार के बाद इस्तीफ़ा दिया था, तो उस बात का ज़िक्र कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हुआ था, जो हार के तुरंत बाद हुई थी, कि इवन प्रियंका गांधी ने ये बात कही थी कि मेरा भाई जो है वो अकेले ही राफ़ेल की बात कर रहे थे, पार्टी के सीनियर नेता उनका साथ नहीं दिया। तो ये तो हमेशा से होता है राहुल गांधी के साथ में कि वो जब वो जिस विषय को उठाते हैं और वो उस पे अकेले चल पड़ते हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है, उनको आदत है इस बात की। और जब-जब लड़ाइयाँ कॉर्पोरेट हाउसेस की होती हैं, जब-जब आपको लेके आप अंबानी, अडानी की बात करते हो, तो ऐसे में राहुल गांधी अकेले पड़ जाते हैं। क्योंकि अक्रॉस द पार्टी लाइन कॉर्पोरेट हाउसेस के संबंध होते हैं नेताओं के साथ में और बड़े भारी ओबलाइज़्ड भी होते हैं। आप बेहतर समझते हैं मुझसे, आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ऐसे में राफ़ेल का विषय हो, गौतम अडानी का विषय हो, मुकेश अंबानी का विषय हो, तो आप देख लीजिए अब जब संसद के अंदर भी कोई प्रोटेस्ट अडानी को लेके होता है, तो कई सारे इंडिया अलायंस की पार्टीज़ उसे किनारा कर लेती हैं। फिर राहुल गांधी उसको अकेले लेके चलते हैं। तो ऐसे ही यूएस डील का मैटर है, लेकिन यूएस डील मैं एक बात कहता हूँ विजय जी आपको कि नई ट्रेन चलाने से लेके और छोटे से छोटे क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी लेते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने इतनी बड़ी यूएस डील हुई है, उसका क्रेडिट अभी तक नहीं लिया है, कि हाँ भाई इतना अच्छा काम हमारी सरकार ने कर दिया है। सिर्फ़ पीयूष गोयल हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, जो रात को 12 बजे ट्वीट करते हैं कि देखिए ये हो गया। अरे भाई रात को 12 बजे क्यों कर रहे हो? दिन में करो ना। आप दिखाना चाहते हो ना यूएस को कि हाँ, हम ये कर रहे हैं यहाँ पे। तो पीयूष गोयल का जो नैरेटिव है, मुझे लगता है कि पीयूष गोयल कोई ऐसे नेता नहीं है बीजेपी के जिनको कोई गाँव में भी जानता हो, शहर में भी जानता हो। वो एक राज्यसभा के नेता हैं, कॉर्पोरेट के नेता हैं वो भी पवार साहब की तरह। तो उनकी जो बात है, अगर सरकार का नैरेटिव पहुँचाना है कि ये डील वाक़ई में किसानों के हित में है, देश के हित में है, तो वो पीयूष गोयल से नहीं होगा। वो तो मोदी जी को खुद करना पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब कोई बात कहते हैं, तो वो दूर तक जाती है और वो बड़ा ठोक के कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सही मायने में अभी इसका हिसाब होगा कि ये डील कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी नुकसानदेह है। विपक्ष का जो देखिए, आरोप है विपक्ष का जो आरोप है वो अभी हम देख रहे हैं उसको।
अभी डील का जो जॉइंट स्टेटमेंट भी आया है, उसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि यही फाइनल मसौदा है या नहीं है। उसमें आगे चल के चीज़ें ऐड ऑन हो सकती हैं। तो उसमें ऐड ऑन क्या-क्या होगा? कितने डेयरी प्रोडक्ट्स ऐड होंगे? कितने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐड होंगे? क्या-क्या उसका इम्पैक्ट किसानों पे पड़ेगा? वो अभी स्टडी का विषय है। अब आप जैसा आपने कहा कि सोयाबीन है या मक्का है, अब जैसे हरियाणा, पंजाब का किसान है, उसको मतलब नहीं इस बात से, सोयाबीन से, मक्का से, वो तो गेहूँ और चावल उगाता है, ठीक है? तो ये इसका इम्पैक्ट देश के ऊपर कैसा आएगा, वो अभी उसमें समय लगेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि आपने जो ज़ीरो प अपना हिंदुस्तान की मार्केट अमेरिका के लिए खोल दी है, उसमें आपने कहा कि हम 0% टैरिफ टैक्स लगाएँगे अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर और 18% वो लगाएँगे हमारे ऊपर। ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बराबर का सौदा नहीं हुआ है। इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। मैं हुँ, दूसरी बात आपसे समझ डील पर तो जो होगा उसके रिपरकशंस क्या होंगे, मैं इस फ़र्क को समझना चाहता हूँ, जो आप मोदी जी का आपने ज़िक्र किया, अभी राफ़ेल का ज़िक्र किया। उस समय उन्होंने कहा, एक स्लोगन दिया था, चौकीदार चोर है, राहुल जी ने, ठीक है। अब उसके जवाब में मोदी जी उसमें बैकआउट नहीं किया उन्होंने। उन्होंने एक नया स्लोगन दे दिया, मैं भी चौकीदार। और हुँ। राहुल गांधी के चौकीदार चोर पे तो कांग्रेस खड़ी हुई कि नहीं हुई। मोदी जी के साथ पूरी बीजेपी के सारा का सारा सोशल मीडिया देखो, सब पे लिखा हुआ था, मैं भी चौकीदार। ऐसे ही जब वो बात हुई डिनेस्टी को, वंशवाद को लेकर, तो जब राहुल जी ने हमला किया, तो मोदी जी की तरफ से हो गया मोदी का परिवार। तो ये जो लीडरशिप का फर्क है, इशू के उस पर जा ही नहीं रहे हम लोग कि भाई यूएस डील खराब हुई, सही हुई, मनरेगा पर क्या हुआ नहीं हुआ। उन इश्यूज को लीडरशिप के तौर पर आप राहुल गांधी वर्सेस मोदी को कैसे देखते हैं? मैं उस लड़ाई की बात कर रहा हूँ। इश्यूज तो देखिए डिवाइड। विजय जी, जब सत्ता होती है आपके पास और ख़ास तौर पर ऐसी सत्ता जिसमें आप 3 बार लगातार लोकसभा में सरकार बना रहे हैं और राज्यों में आपके नाम पे सरकार बनती जा रही है, तो केंद्रीय लीडरशिप का और ख़ास तौर पर जिस तरीके की लीडरशिप मोदी जी की है, उसका इकबाल बहुत मजबूत होता है, ठीक है ना? और जहाँ अभी ट्रांसफ़ॉर्मेशन ही हो रहा था कांग्रेस पार्टी में, सोनिया गांधी की कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस में ट्रांसफ़ॉर्म हो रही थी, बदल रही थी। उस दौरान आपसे सत्ता छीन ली गई और सत्ता आपसे ऐसी गई कि आप 44 से 52 और 52 से 99 पे पहुँच पाए हो। यानी तीसरे टर्म में आपको एलओपी का दर्जा मिला है। तो जब लीडरशिप कमज़ोर होती है तो आपका इकबाल भी कमज़ोर रहता है। इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके का आप देख लीजिए, आप तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, मुझसे बहुत सीनियर हैं। इंदिरा गांधी का स्टाइल देख लीजिए और मोदी जी का स्टाइल देख लीजिए, क्या फ़र्क है? दोनों का सेम है। वो भी ऐसे ही हनक से राजनीति करती थी और ऐसे ही सेम तरीका मोदी जी का है। ये ढूँढ के लाया जाता है कि जो सबसे नाकाबिल आदमी है, जो लायबिलिटी है, उसको चीफ मिनिस्टर बनाएँगे। वो मंत्री बनेगा, वो पार्टी प्रेज़िडेंट बनेगा। सेम मोडस ऑपरेंडी इंदिरा गांधी की होती थी। तो इस बात में तो कोई हम चर्चा ही नहीं कर सकते, क्योंकि राहुल गांधी की या गांधी परिवार की लीडरशिप आज कमज़ोर है, सबको पता है, क्योंकि उनके नाम पे वोट नहीं मिल रहा है। एक समय था कि जब गांधी परिवार के नाम पे वोट मिलता था, तो उनका जो मार्केट शेयर था, वो बहुत हाई था। शेयर मिलते भी नहीं थे। आज आज वही जो शेयर मार्केट का प्राइस है, वो मोदी जी के पास है। तो ये तो इस देश की जनता तय करती है कि भई आपको आपको किसका मार्केट शेयर कहाँ रखना है। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी या गांधी परिवार की का जो ये इक़बाल है, जिस दिन मजबूत होगा और जो आपने कहा कि मेरा परिवार या जो कैंपेन चले उधर, वो इधर भी चलने लग जाएँगे। उसमें तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये तो आज की डेट में गांधी परिवार के नाम का वैसा वोट नहीं मिल रहा है, जैसा पहले मिला करता था। इसलिए डिफरेंस है और इसीलिए हम प्रधानमंत्री मोदी में और राहुल गांधी में आज की डेट में तुलना नहीं कर सकते। आपने कहा कि ये 25-26 जो है संगठन के लिए कांग्रेस ने तय किया था। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस संगठन मजबूत हुआ? अभी एक बड़ी खबर आई असम से कि वहां पे जो कैंपेन कमेटी के इंचार्ज थे, भूपेंद्र, क्या नाम है, बोरा साहब, भूपेन बोरा, भूपेन उन्होंने बोरा। छोड़ दिया। फिर राहुल गांधी जी के साथ उनकी बातचीत करवाई गई है। क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि खास भूपेन तौर से बोरा 5 साल के चुनाव हो रहे हैं। हाँ, चुनाव हो रहे हैं और असम काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेट है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि वहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा क्योंकि पुराने कांग्रेसी हैं और संसाधनों से काफ़ी मजबूत हैं और नंबर 2 का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है उधर से, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट वो कंट्रोल करते हैं। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि भूपेन बोरा जो है वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे असम के, उसके बाद गौरव गोगोई को वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। और ये जो आप लड़ाई देख रहे हैं, ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है?
इसकी शुरुआत होती है सोशल मीडिया हेड थे एक बंदा, जो सिटिंग सोशल मीडिया हेड थे, वो भाजपा में शामिल हो जाते हैं। उनका नाम था प्रफुल्ला दास। उनको हेमंत बिस्वा शर्मा जी अपनी पार्टी में ले जाते हैं। फिर गौरव गोगोई चाहते थे कि वहाँ पे मेरा आदमी बने और भूपेंद्र बोरा चाहते थे मेरा आदमी बने। फाइनली गौरव गोगोई ने अपना आदमी बनवा लिया और उसके साथ ही एक आदमी और है जो को-चेयरपर्सन है, उनको भी गौरव गोगोई ने अपने साथ जोड़ लिया। तो जो भूपेंद्र बोरा चाहते थे जिसको, जो नहीं बन पाया, वहाँ से ये लड़ाई शुरू हुई। बेसिकली लड़ाई लड़ाई अपॉइंटमेंट्स की थी। अब वो 2 शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्टैंड्स फॉर आर। वो आर कौन है? वो आर है रकीबुल हुसैन, हुसैन। जो गौरव गोगोई के खास आदमी हैं और वही चलाते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को। दूसरा वो कह रहे हैं बीएम। बीएम है बांग्लादेशी मुसलमान, यानी सब कुछ जो है वो इन लोगों को दिया जा रहा है। तो ये 2 आरोप हैं उनके। अब अगर मैं उनकी इन 2 आरोपों को डिकोड करूँ, पहला है रकूबुल, वो भी मुसलमान है, नाम से पता लग गया हमें, और दूसरा है बीएम, ये भी मुसलमान है। लाइन तो बीजेपी की है ना? अगर ईमानदारी से डिकोड करें तो। जी। अब वो कल क्या हुआ, कल एक मीटिंग हुई, जी। उसमें भूपेंद्र बोरा, वहाँ के इंचार्ज जितेंद्र सिंह, गौरव गोगोई और 2 नेता और थे। उस बैठक में जो चर्चा हुई, उस बैठक के खत्म होने से पहले या खत्म होने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दे दिया कि बैठक में क्या हुआ है। सोच सकते हैं आप कौन से तार जुड़े हुए हैं? अब इससे ज्यादा क्या बताऊं विजय जी मैं लेकिन सारी मुझे बातें कह दी। बताइए कि राहुल गांधी जी ने खुद से बात करवाई है, गौरव हाँ गोगोई जी ने प्रश्न की करके कहा है, तो क्या उसके बाद भी भूपेंद्र बोरा चले जाएंगे बीजेपी में? खड़गे साहब ने भी बात की, राहुल गांधी ने भी बात की, और उसके बाद ये सब लोग उनके घर पे गए, जो स्टेट की लीडरशिप है और जो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डील हो चुकी है। जिस हिसाब से जो बीजेपी की लाइन उन्होंने टो की है वो, और दूसरा जिस हिसाब से बैठक की बात पहले मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की बैठक में क्या हुआ, तो ये साफ-साफ दर्शाता है कि कोई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे वो स्टारलिंक का कनेक्शन लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली ब्रीफ किया गया है ना। तो आप भी समझदार हैं, जी और जैसे मैंने कहा कि संसाधनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है असम की राजनीति में आज की डेट में। सर, आखिरी सवाल कर लेते हैं, आपको भी निकलना है कि असम की बात हुई, अभी केरल की बात और हो जाती है, क्योंकि एक और मित्र हैं कांग्रेस के, हमारे भी रहे हैं पुराने, मणिशंकर अय्यर साहब। उन्होंने हुँ। केरल के चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में कहा कि आप ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और उसके बाद कांग्रेस में जो हंगामा हुआ, पवन खेरा जी, मणिशंकर अय्यर जी, जयराम रमेश जी, क्या है ये? कांग्रेस को एक ही स्टेट देखिए, में तो सबसे ज्यादा उम्मीद होगी वहां पर, केरल में। मैं आपको ले चलता हूँ 2017 में गुजरात चुनाव। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री जी के लिए, जो मैं नहीं कर सकता। ठीक तो है। उस शब्द के बाद और जबकि उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिया था, बल्कि बहुत अच्छा किया था। मतलब हाँ, लगभग 75 से 80 सीट्स के बीच में कहीं आए 77 थे। 77 सीट से। 77। तो वो एक अच्छा मौका था कि जहाँ बीजेपी को कांग्रेस पार्टी गुजरात में हरा सकती थी, उसके बाद वो पॉसिबल नहीं हो पाया। मणिशंकर जी के बयान के तुरंत बाद राहुल गांधी ने ये कहा, उस वक़्त मीडिया के इंचार्ज सुरजेवाला जी होते थे, कि इनको तुरंत पार्टी से सैक करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बात करके देखता हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, बात नहीं करनी है, सैक कर दो, बाकी चुनाव के बाद समझेंगे। अभी हम इस बयान को झेल नहीं पाएँगे कि कोई पीएम को लेके ऐसे शब्द का इस्तेमाल करे। तो पॉलिटिकली वो फैसला सही था। लेकिन पर्सनली क्योंकि वो बहुत क्लोज़ रहे हैं राजीव गांधी के, बहुत क्लोज़ रहे हैं सोनिया गांधी के, और मतलब उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में ना कुछ बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल नेता हैं। वो वो सब राजसभा वाले हैं। उनको ये लगता है कि जो वो कहते हैं, जो वो करते हैं, जो वो सोचते हैं, वही सही ये है, सब ठीक है, वही सही है। बाकी कुछ नहीं है। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, बात बढ़ जाएगी फिर। तो जी। ऐसी एक फ़हरिस्त है, उस फ़हरिस्त में मणिशंकर अय्यर जी भी हैं। तो अब उनको पार्टी ने निकाल रखा है, अब क्योंकि वो अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं, तो दुश्मनों की ज़रूरत तो है नहीं कांग्रेस को, ऑलरेडी इनके पास बहुत हैं अंदर ही। तो केरल जैसे राज्य में जो आपके लिए इतना फ्रूटफुल है, जो आपके लिए
तो सबसे ज्यादा संभावना है वहां। हाँ, और इस बार तो अच्छी संभावना है। भई अब इतना आपको दिया है राजीव गांधी ने, सोनिया गांधी ने, हर चीज़ आपको दी और अब उनके पास कुछ देने के लिए है नहीं, तो वो कहाँ से आपको बनाए गवर्नर? मेन मेन बात तो ये है ना कि आज बीजेपी के पास देने के लिए राजू मेरे ख्याल से 84 80 प्लस के हैं ऑडिशन हाँ, कर नहीं, चुके। नहीं सर उसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी के पास कुछ देने के लिए नहीं है। बीजेपी के पास सब कुछ देने के लिए है। आप राज्यसभा ले लो, आप गवर्नर बन जाओ, आप मंत्री बन जाओ, तो मणिशंकर जी वो को एक देगी बीजेपी, देगी नहीं बीजेपी नहीं देगी, उनको ज़रूरत भी नहीं है उनकी। भाई उन्होंने कैप्टन साहब को लिया पंजाब में, क्या दिया उनको? कुछ नहीं है। संजय सिंह को लिया अमेठी वाले को, क्या दिया उनको? बीजेपी ऐसे नहीं देती है, वो बहुत कैलकुलेटिव देती है। वो देखती है कि वो कहते हैं कि टेबल पे आओ, हाँ, तुम क्या लाए हो वो बताओ पहले, फिर हम बताएँगे कि हम क्या देंगे। बीजेपी बहुत कैलकुलेटिव है इस मामले में। सोच समझ के देती है, नाप-तोल के देती है कि किसकी कितनी हैसियत है, उतना हजम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो इस मामले में बहुत शार्प है। केरल में तो निकालेंगे ये कि नहीं निकालेंगे? सॉरी? केरल में कांग्रेस सरकार बनाएगी कि नहीं बनाएगी? इनके जो अभी तक के सर्वेज़ हैं वो काफ़ी पॉज़िटिव हैं, सकारात्मक हैं और इनको उम्मीद है कि हम कुछ बेहतर करेंगे वहाँ पे। बशर्ते इस बात के कि केसी वेणुगोपाल, रमेश चन्नीथला और वीडी सतीशन ये इकट्ठे होके चुनाव लड़ें। अगर अब ये तो इतनी तीनों इतनी अगर ये बड़ी शर्त तीनों लगा के बात कर रहे हैं, हाँ जी? इतनी बड़ी कंडीशन लगा के बात कर रहे हैं। नहीं उसका उसका कारण है, आप जो लास्ट टाइम आप चुनाव हारे उसका कारण यही था। अगर अब की बार भी इकट्ठे होके नहीं लड़े ये और ये इस बात में रहे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो इनकी बस की फिर इनके हाथ से निकल जाएगा स्टेट। ऐसा मुझे लगता है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने इसका आकलन किया है। आगे देखते हैं कि क्या होता है। आपके साथ बात करने का यही मजा है कि कांग्रेस के बेहतर तरीके से आप समझते हैं और उसकी जो गुत्थियां हैं उनको सुलझाने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त थैंक यू विजय निकाला। जी। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और कांग्रेस और हिंदुस्तान की राजनीति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आदेश रावल जी के साथ पॉलिटिक्स देखिए। इसके कंसल्टिंग एडिटर भी हैं आदेश जी और कांग्रेस को बहुत बारीकी से समझते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू थैंक सर। यू।